नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ बिंदुवार चर्चाएं कर रहे थे पर्यावरण में। आज उसी बिंदुवार चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने जहां वीडियो समाप्त किया था वहां पर मैंने बोला था कि इस दुनिया में 3 प्रकार की वर्षा होती है, 3 प्रकार से बारिश होती है। एक है चक्रवाती वर्षा, दूसरी है पर्वतीय वर्षा और तीसरी है संवहनीय वर्षा। पूरे दुनिया में 3 प्रकार का वर्षा देखा गया है। चक्रवाती वर्षा क्या होती है? चक्रवाती वर्षा हो या पर्वतीय वर्षा हो या संवहनीय वर्षा हो, एक चीज बहुत कॉमन है कि वर्षा होने के लिए बादल होना जरूरी है। जब तक बादल नहीं होंगे तो वर्षा होगी नहीं। तो वर्षा होने के लिए बादल की जरूरत है। बादल कब बनेंगे? बादल बनते हैं संघनन क्रिया से। संघनन क्रिया क्या होती है? संघनन का मतलब है जल वाष्प द्रव में बदल जाए, संघनन कहते हैं। जल वाष्प ठोस में बदल जाए, संघनन कहते हैं। संघनन क्रिया क्यों होती है? तो जल वाष्प के कारण होती है, नमी के कारण होती है, मॉइस्चर के कारण होती है। जब तक हमारे वायुमंडल में पर्याप्त नमी नहीं होगी तब तक संघनन नहीं होगा, जिसे हम भूगोल में आर्द्रता कहते हैं। जब तक हमारा वायुमंडल आर्द्रता से संतृप्त नहीं हो जाता तब तक संघनन नहीं होगा। इसीलिए वायुमंडल का आर्द्रता से संतृप्त होना जरूरी है। जब ये वायुमंडल संतृप्त हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा आर्द्रता होगी, नमी होगी, उसमें संघनन की क्रिया होगी। और संघनन में क्या होता है? जो जलवाष्प है वो विभिन्न तापों पर, कोई तापमान कांस्टेंट नहीं है, विभिन्न तापों पर 0 डिग्री से ऊपर भी संघनन हो सकता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी संघनन हो सकता है। यदि ये संघनन की क्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होती है तो जल वाष्प द्रव बूंदों में बदल जाएगी, जिन्हें हम जल सीकर कहते हैं। यदि यही संघनन की क्रिया अधिक ऊंचाई पर जाके होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर होती है, तो संघनन की क्रिया में जल वाष्प आइस में बदल जाएगी, बर्फ में बदल जाएगी, हिम में बदल जाएगी और जल सीकर के स्थान पर हिम सीकर बनेंगे। तो जल सीकर बने या हिम सीकर बने, जब ये हमारे वायुमंडल में बहुत सारे सीकर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम बादल कहते हैं। बादल प्योर हिमकणों के भी हो सकते हैं, हिमसीकर के भी हो सकते हैं। अगर बादलों का रंग एकदम सफेद है तो आप ये समझिए कि उस बादल में जल की बूंद नहीं है, हिम के कण हैं, हिम सीकर हैं, बर्फ के कण हैं। इसीलिए वो व्हाइट नजर आ रहा है, क्योंकि बर्फ तो व्हाइट होती है। तो आपसे प्रश्न ये कोई पूछता है कि हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो ये जो बादल हैं वो हमें सफेद सफेद क्यों नजर आते हैं कभी कभी? तो आपका आंसर ये हो सकता है कि उस बादल में बर्फ के कण होते हैं प्योर, इसीलिए वो व्हाइट है। लेकिन कभी कभी बादल व्हाइट नहीं होते, ब्लैक नजर आते हैं, नजदीक होते हैं। इसलिए कह सकते हैं आप कि इन बादलों में जल के कण हैं, जल शिखर हैं।
क्लियर हो गया? जैसे जैसे हम इस पृथ्वी की धरातल से ऊपर जाएंगे तापमान कम होता चला जाता है। इस क्षोभ मंडल में तापमान गिरता चला जाता है। आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। 2 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो तापमान और गिर जाएगा। 3 किलोमीटर ऊपर जाओगे तापमान और गिर जाएगा। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तापमान गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आती है 12 किलोमीटर के आसपास, 12 किलोमीटर ऊंचाई के आसपास, जहां तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जाने पर तापमान कम होता है और इसीलिए सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल होते हैं वो व्हाइट ही होंगे, क्योंकि वहां संघनन की क्रिया 0 डिग्री से नीचे तापमान पर हो रही होगी और इसीलिए जल शिखर के स्थान पर केवल और केवल हिम शिखर बनेंगे। तो ये बारिश होने के प्रारंभिक लक्षण हैं। कोई भी बारिश हो, ये प्रारंभिक क्रिया होनी ही होनी है। क्लियर? किसकी वजह से हो रही है? क्या वहां भौगोलिक स्थिति है? क्या जलवायु की स्थिति है? व्हाट इज द क्लाइमेटिक सिचुएशन? उस क्लाइमेटिक सिचुएशन के अनुसार जो बारिश होती है उसको उस बारिश का नाम दे देते हैं। जैसे ये जो सामान्य घटनाक्रम है, अगर पर्वत की वजह से हो रहा है तो उसे पर्वतीय वर्षा, अगर चक्रवात की वजह से हो रहा है तो उसे चक्रवातीय वर्षा, और यदि संवहन धाराओं की वजह से हो रही है बारिश तो उसे संवहनीय वर्षा कह देते हैं। तो ये वर्षा 3 प्रकार की है, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। ठीक है? चक्रवातों की वजह से होने वाली वर्षा को क्या कहेंगे? चक्रवात। पर्वतों की वजह से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? पर्वतीय। और संवहनी धाराओं की बनने की वजह से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? संवहनी वर्षा, जो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास होती है, संवहनी वर्षा। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि, ओला वगैरह होते हैं। ये शायद हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये चर्चा हो चुकी है। हाँ, मैंने थोड़ा सा रिपीट किया है पिछले वीडियो का। अब मैं उस वीडियो से आगे चलता हूँ। ये सब अपनी बात हो चुकी है। सुनामी के बारे में हम बात कुछ कर चुके हैं, है ना, और इंदिरा पॉइंट के बारे में भी हमने बात की थी, ज्वार भाटे के बारे में भी हमने बात की थी, और छोटा ज्वार होता है, बड़ा ज्वार होता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ठीक है? तो ये चर्चाएं हमारी हो चुकी हैं। और ज्वार भाटा क्यों आता है? मैंने बताया था, चंद्रमा और सूर्य का जो संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वजह से उच्च ज्वार भाटे आते हैं। पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार भाटा आता है, उच्च ज्वार आता है ना। तो ये सब बातें मैं आपसे कर चुका हूं। जलधाराओं के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि समुद्र में, महासागरों में जो जलधाराएं होती हैं वो विशेष रूप से 2 प्रकार की होती हैं। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, एक ठंडी जलधाराएं और दूसरी गर्म जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं वे जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधाराएं वे जलधाराएं होती हैं जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रही हैं, वो ठंडी हो गई। और वो महासागरीय जलधाराएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। इनकी भी मैंने आपसे चर्चा की थी। चलिए आगे, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां मछलियों के लिए बहुत अच्छा स्थान माना जाता है, ये भी चर्चा हमने की थी। ओके, वनस्पति कहां पर कैसी होती है ये भी हमने बात की थी। एनाकोंडा कहां मिलता है, कैसा है, ये भी हमने बात की थी। मानसूनी वनों की बात की थी, है ना। ये सारी बातें हमारी पिछले वीडियो में हो चुकी हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मैंने एक विशेष प्रकार की जलवायु होती है, जिसे भूमध्य सागरीय जलवायु मैंने कहा था, वो खट्टे फलों के लिए जानी जाती है।
इसकी भी चर्चा हमने कर दी थी। आज मैं चर्चा करने वाला था घास के मैदानों की। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल वे वन जो भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब होता है चित्र, जो कि हमारी पृथ्वी कैसी गोल। तो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच में क्या है? 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो वो पूरी पृथ्वी की गोलाई में होगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। तो इसे क्या कहेंगे? कटिबंध। ठीक है, जैसे बाजू बंद। तो बाजू बंद क्या होता है? बाजू के चारों तरफ होता है। ऐसे ही ये भूमध्य रेखा पृथ्वी की चारों तरफ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय। और गर्म है क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा वहां कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए वहां गर्मी हमेशा रहती है, सर्दी नहीं होती। तो इसीलिए उस स्थान को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर आपको मिलेंगे। खूब वर्षा होती है, खूब वर्षा होगी तो खूब लंबी घास होगी वहां। तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर है। ओके, अफ्रीका का सवाना घास, अफ्रीका महाद्वीप है ना, वहां पर सवाना घास का मैदान इसी प्रकार का मैदान है। यानी आपसे पूछा जाए कि सवाना घास का मैदान कैसा है, तो आप बताएंगे उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है अफ्रीका का सवाना घास का मैदान। दूसरा, शीतोष्ण घास स्थल। यह मध्य अक्षांश में यहां पर गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। यानी महाद्वीपों के भीतरी हिस्से में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें शीतोष्ण घास स्थल कहते हैं। ऐसे ही कटीली झाड़ियां, ये वहां पर होते जहां रेगिस्तान होता है, जब वर्षा बहुत कम होती है। जैसे हमारा राजस्थान का रेगिस्तान वाला हिस्सा, वहां कटीली वनस्पतियां मिलेंगी आपको। ध्रुवीय प्रदेशों में क्या मिलेगा? ध्रुवीय प्रदेशों में टेगा प्रकार की वनस्पति मिलेगी आपको, है ना। तो वहां पर जो वनस्पति है, वहां के जो मैदान है, वो वैसे ही वनस्पति का स्वरूप है जैसे कि मैं अभी बोल रहा था। ध्रुवों में टेगा प्रकार की वनस्पति, उससे संबंधित मैदान मिलेगा। और टुंड्रा में आप जाइए तो वहां केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियां मिलेंगी आपको। छोटी झाड़ियां भी नहीं मिलती, टेगा में मिलती है। और टुंड्रा में तो आपको केवल काई मिलेगी, लाइकेन मिलेगी। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु में दौरान विकसित होती है टुंड्रा। ठीक है, जैसे ग्रीष्मकालीन आ जाता है ना, गर्मियों का सीजन आ जाता है, थोड़ी बर्फ पिघल जाती है, तो पानी की वजह से वो थोड़ी बहुत वनस्पति, लाइकेन टाइप की वनस्पति वहां पर हो जाती है। काई, शैवाल टाइप की वनस्पति वहां हो जाती है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति में। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में होगी, क्योंकि वही ठंडा स्थान होता है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर क्या होगा? मोटा फर होगा, मोटी चमड़ी होगी। ठंडी जलवायु में सुरक्षित रहने के लिए इन पे बड़े बड़े बाल भी होंगे। यानी जो जीव जंतु होते हैं ना, वो मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार उनका शरीर ढला होता है। जो ठंडे इलाके में जंतु रहते हैं उनके शरीर पर ज्यादा बाल होते हैं, और जो गर्मी वाले इलाके में रहते हैं, गर्मी वाले जोन में रहते हैं, उनके शरीर पर कम बाल होते हैं। ये आप समझ लीजिए। तो ठंड से सुरक्षा के लिए बाल अधिक होंगे। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल जैसे पूर्वी अफ्रीका सवाना है, मैंने अभी बोल दिया था। ब्राजील का कंपोस है, वेनेजुएला का लानोस है, दोनों ही दक्षिण अमेरिका में है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है जैसे अर्जेंटीना का पंपास घास के मैदान है। उत्तरी अमेरिका प्रेयरी घास का मैदान है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट के मैदान है। मध्य एशिया में स्टेपी है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन है। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे क्या कहते हैं? साइट कहते हैं। बस्तियों का विकास नदी के किनारे ज्यादा हुआ है। आप देख लीजिए अपने पुराने गांव को, ज्यादातर पुराने गांव आपको मिलेंगे कहां पर? नदियों के किनारों पर, क्योंकि पानी की उपलब्धता की वजह से लोग वहीं अपनी बस्तियां बनाते थे। और दूसरा, नदियों के किनारे बसने का कारण था भूमि का उपजाऊपन होना। यानी वहां की भूमि कैसे होती थी? उपजाऊ होती थी। बस्तियां स्थायी और अस्थायी हो सकती हैं। जब आप परमानेंट अपना घर बना लेते तो वो परमानेंट स्थायी घर हो गया, और जब आप झोपड़ी डाल लेते हो वो कैसा हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी वनस्पतियां। जैसे टेम्परेरी तंबू लगा लिया आपने, या कोई काम आपको विशेष है, वहां पर अपनी बस्ती बना ली। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है, जंगली इलाकों में ज्यादा होता है।
कि पता चला कि पहाड़ी इलाके में आपकी कुछ बस्ती बनी है और वहाँ से पहाड़ का लैंडस्लाइड हो गया और आपने वहाँ से आपका उजड़ गया बस्ती, तो आपने दूसरी जगह बना लिया। ऐसे कई बार क्या होता है कि जहाँ जैसे जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका है तो वहाँ सर्दियों में वो अपना घर कहीं और बनाते हैं और गर्मियों में अपना घर कहीं और बना लेते हैं। तो ऐसी टेम्परेरी हाउस होते हैं, बस्तियाँ होती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए हैं वो अस्थायी हैं। यहाँ के निवासी अक्सर अस्थायी वासी बस्तियों में रहते हैं। वे शिकार, संग्रह और ट्रांसफॉर्मर यानी जो स्थानांतर झूम कृषि जो करते हैं, खासकर उनका जो निवास होता है वो अस्थायी होता है। भाई शिकार करते हैं, अब शिकार एक जगह पर तो मिलता नहीं रहेगा, आपको शिकार करने के लिए जंगल में दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब फिर लौट के आप थोड़े आएंगे, वहीं पे अपने जाके घर बना लेते हैं। तो जो शिकारी हैं वो अपना घर टेम्परेरी बनाते हैं, है ना। और झूम कृषि वाले करते हैं। झूम कृषि के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना। ये तो जंगल को काटते हैं और फिर जलाते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। तो इनकी तो अद्भुत स्थिति होती है। ऋतु प्रवास होता है, हाँ जैसे मैं बोल रहा था ना कि सर्दियों में अपना घर कहीं बना लिया, फिर अनुकूल समय आया तो फिर अपनी जगह लौट आए। तो ये भी एक आवागमन को ऋतु प्रवास के कारण इनमें मौसम में होता है लोगों में, और वो अपने हिसाब से वहाँ पर अपना निवास बनाते हैं। ग्रामीण बस्ती वह होती है जहाँ लोग कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, वानिकी करते हैं, दस्तकारी करते हैं, पशुपालन करते हैं। अच्छा, और ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। अगर मान लीजिए घर पास पास में बने हैं तो वो बस्ती सघन है, अगर घर दूर दूर बने हैं तो वो बस्ती कैसी है, प्रकीर्ण है, फैली हुई है, डिस्पर्स है। जैसे ये अक्सर क्या होता है पहाड़ी इलाकों में होता है। पहाड़ी इलाकों में ये नहीं कि घनी बस्ती हो ही नहीं सकती, जहाँ जिसको ठीक से पहाड़ मिल गया, समतल जगह मिल गई, वहां उसने अपना घर बना लिया, ऐसा होता है। अब ये मैदानी भागों में भी होने लगा है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने खेत पर जाके घर बनाना है, तो आपका खेत आपके गांव से दूर है, तो आपने वहां जाके घर बना लिया। किसी का खेत कहीं है तो उसने जाके वहां पर घर बना लिया। जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग इस प्रकार से जहां जहां जिसकी खेती बाड़ी है, काम धंधे हैं, वहां पर अपनी बस्ती बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो वो डिस्पर्स हो जाता है। और ज्यादातर जो बस्तियां होती हैं ग्रामीण वो सघन होती हैं। सघन बस्तियों में पास पास होते हैं घर, और प्रकीर्ण में दूर दूर होते हैं। ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। हाँ, ये छत बनाते हैं ना घरों की, वो भी वर्षा के अनुसार बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो उसकी ढलान वाली छत बनाएंगे, तो पानी पड़ा और ढल के चला गया। लेकिन जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ रूफ प्लेन होती है, जैसे हमारे यहाँ होती है। तो हमारे यहाँ कम वर्षा होती है तो रूफ कैसी होती है, हमारी छत प्लेन होती है। तो वो मौसम के अनुसार बनाए जाते हैं। और जिन स्थानों वर्षा के समय जल का जमाव होता है वह ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिलर पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। क्योंकि जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो पत्थर का मकान तो वो तपेगा, गर्मी ज़्यादा रहेगा, तो फूस के मकान बना लेते हैं। तो जो फूस होता है, जो घास होता है, वो कम तचता है, कम गर्म होता है, तो आपको कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलती है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तंबू में, जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। जानवर है लामा। परिवहन के 4 साधन हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग है। 3 ही माने जाते हैं वैसे, पर यह है कि स्थल मार्ग में 2 मार्ग हो जाते हैं, सड़क और रेल, बाकी वायु है और जल है। ठीक है। सड़कें पक्की और कच्ची दोनों होती हैं। हमारे भारत में इस समय कच्ची सड़कों का परसेंटेज ज़्यादा है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें हैं। तो ये सड़कों का काम हो रहा है और धीरे धीरे सड़कें बन रही हैं। सबसे ज़्यादा यातायात सड़कों के माध्यम से ही होता है। हिमालय पर्वत एवं मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे राजमार्गों में से एक है। ऊंचाई, हाइट पर हिमालय तो ऊंचा है, और वहाँ पर जो मार्ग बनाया जाएगा बड़ा कठिन होता है। वहाँ पर कोई राजमार्ग बनाया जा रहा है तो, और अगर बन गया है तो वो सबसे ऊंचा राजमार्ग श्रेणी में आ जाएगा। भूमिगत सड़कों को हम क्या कहते हैं, सौवे। जैसे आप दिल्ली जाइए तो दिल्ली में क्या है कि आपको सड़क क्रॉस करनी है तो आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे हमारे यहाँ लोकल सिटी में कर लेते हैं। वहाँ सब्वे बने हुए हैं, आप रोड के नीचे से जाइए, उधर जाके निकल जाइए, सब्वे बने, आप सब्वे से जाइए और उधर पास हो जाइए। आप वहाँ हाईवे को क्रॉस नहीं कर सकते, रोड को आप ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते। या तो सब्वे बना होगा या फिर ऊपर फुटपाथ बना होगा, मतलब ऊपर सब्वे बना होगा जहाँ आप जीना टाइप का है, चढ़ के और फिर उधर निकल जाओ। तो ये है फ्लाईओवर। आर्थिक रचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं फ्लाईओवर, जैसे आजकल बनाए जा रहे हैं हाईवेज पर, तो पूरी सिटी में जो जाम लगता है उससे निजात मिल जाती है।
आपको सिटी में जाना नहीं है, आपको तो आगे बढ़ना है उस हाईवे पे, तो बीच बीच में फालतू में जाम में फंसे रहते थे, तो अब फ्लाईओवर बन गए, रोड से ऊपर उनका भाग गए, तो पूरे शहर के ऊपर से फ्लाईओवर निकल गया, शहर नीचे रह गया, तो वो जाम की स्थिति नहीं रहती है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चल रही है, और इसमें 4 बड़े महानगर हैं देश के, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और चेन्नई है। इनको जोड़ने की प्लान है, जुड़ भी गए हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को सबवे कहते हैं, फ्लाईओवर में बता चुका हूं। जाइनिंग से लासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समतल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। जाइनिंग से लहासा, तिब्बत, ठीक है। जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समतल से कितना है, 5072 मीटर, वही हिमालय वाला रीजन है ये। भारतीय रेल मार्ग का जाल एशिया में सबसे बड़ा है, ठीक। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहां पर है, विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर, यानी इधर आप जाइए तो व्लादिवोस्टॉक तक ये जाता है। जल मार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्देशीय जल मार्ग, दूसरा होता है समुद्री। अंतर्देशीय जल मार्ग का मतलब होता है जो नदियों के अंदर जल मार्ग होता है, और दूसरा समुद्री जल मार्ग होता है। नदी और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय, हमारे देश के अंदर ही अंदर जो इसको व्यापार करना है वो अंतर्देशीय जल मार्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा में नावें चलती हैं, स्टीमर चलते हैं, जहाज चलते हैं छोटे छोटे, तो वो यहीं का लोकल का वहां पर क्या होता रहता है, व्यापार होता रहता है, तो ये अंतर्देशीय जल मार्ग होते हैं। कुछ अंतर्देशीय जल मार्ग जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, मैंने बोला ना अभी, और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी, ये विश्व के कुछ पत्तन है, बंदरगाह है विश्व के। एशिया में सिंगापुर और मुंबई बड़े बंदरगाह जाने जाते हैं। मुंबई बंदरगाह हमारे भारत का सबसे बड़ा है, और उधर हम देख रहे हैं कि सिंगापुर में है। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो द जेनेरियो ब्राजील में, अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ये बड़े बंदरगाह माने जाते हैं विश्व में। वायु मार्ग सर्वाधिक महंगा साधन है, जल मार्ग सबसे सस्ता है, और वायु मार्ग सबसे महंगा है। और हमारे देश में तो वायु मार्ग का लुप्त बहुत कम परसेंटेज में लोग उठा पा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं भाई, दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, फ्रैंकफर्ट है, कायरा है। संचार दूसरों के पास तक पहुंचने की एक कवायद है, संचार कहते हैं उसको। रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन है, आजकल मोबाइल भी है, इंटरनेट है, आजकल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, पैसेंजर है ना, बहुत सारे माध्यम आ गए हैं संचार के। अमेजन, जब स्पेन खोजकर्ताओं ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया था। इन आक्रमणकारियों ने प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रामक समूह को याद दिला दिया। इसी प्रकार उसका नाम क्या पड़ गया, अमेजन पड़ गया। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, बहुत बड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, और सबसे लंबी नदी नील है, नील नदी अफ्रीका की। अमेजन नदी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है उसका वह बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में भूमध्य रेखी प्रदेश कहलाता है। वो पृथ्वी का चित्र बनाइए तो बीच में जो लाइन खींचते हैं ना अक्षांश रेखाएं, तो वो 0 से लेकर 10 डिग्री अक्षांश और 0 से लेकर 10 डिग्री अक्षांश दक्षिण में उत्तर में, ये दोनों के बीच का जो एरिया है उसे भूमध्य रेखी क्षेत्र कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है, तो पानी भी उसका गर्म ही होगा, है ना ऐसा। अमेजन नदी पश्चिमी पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में गिरती है, यानी भूमध्य सागर में ये पना पानी गिरा नहीं, सॉरी नील नदी अपना पानी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो अपना पानी गिराती है भूमध्य सागर में। जबकि अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जिसका कैचमेंट दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये अपना पानी अटलांटिक महासागर में, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, एस आकृति का महासागर भी कहते हैं, वहां पर अपनी पानी गिराती है।
जिस स्थान पर कोई नदी की सैन्य जलराशि से मिलती है उस नदी को उसका मुहाना कहते हैं, उस स्थान को। यहाँ पूरे वर्ष गर्म और जलवायु नम जलवायु बनी रहती है जहाँ नदी अपना पानी गिराती है। यहाँ अत्याधिक वर्षा होने के कारण सघन वन भी पाई जाती है। यहाँ भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल छाया में ही बढ़ने वाली वनस्पति पनप सकती है, क्योंकि वहाँ तो घने जंगल है। तो जो वनस्पति उस घने जंगल की छाया में पनपने की कुव्वत रखती है वही पनपेगी ना, और जो बिल्कुल लाइट में ही पनप सकते हैं वो तो नहीं पनपेगी। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रेमिलॉइड पैदा होते हैं। ब्रेमिलॉइड यहाँ टुकुन पक्षी पाया जाता है, टुकन। क्रोमिलॉइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों के जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेज का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। यहाँ के वर्षा वनों के निवासी टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। समझ रहे हो ना, भूमध्य रेखीय प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ के निवासी कर्तन दहन, ये आ गया ना, झूम कृषि। यहाँ के लोग क्या करते हैं, झूम कृषि, गंदा काम करते हैं, क्योंकि झूम कृषि करने से आप जंगल को साफ कर रहे हैं। जंगल साफ हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसको। तो यहाँ के वर्षा वनों के निवासी टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। यहाँ के निवासी क्या करते हैं, स्लैक्स एंड बॉर्न पद्धति का यूज करते हैं, यानी झूम कृषि। इनका मुख्य आहार मैनिक यॉक है, जिसे कसाबा भी कहते हैं। आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है कसाबा। यहाँ के लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। इनके घरों को क्या कहते हैं, मलोका। मलोका मलोका घर होता है इनका, ठीक है। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी मार्गों तक पहुंचना संभव हो गया है। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदुओं की हमने चर्चा की है। इन बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे और आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।